तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं बस्तर में। बस्तर का मुख्यालय है जगदलपुर और जगदलपुर में हम हैं और चर्चा कर रहे हैं, चुनावी चर्चा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहां पर माहौल क्या है, यहां छत्तीसगढ़ में क्या कुछ होने जा रहा है। 7 तारीख को पहले चरण का मतदान है और उसमें बस्तर की 12 सीटें जो हैं वो दांव पे लगी हुई हैं। सीटें बस्तर की दांव पे नहीं लगी हुई हैं, सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की दांव पे लगी हुई हैं। क्या कांग्रेस पार्टी यहां 12 की 12 सीटें फिर से जीतकर और वो जो पिछला रिकॉर्ड है उसको बरकरार रखती है, या यहां दांव मारने की जुगत में जो कांग्रेस बीजेपी है वो कोई सीट लेके जाती है? तो यहां 12 सीटें आज की तारीख में कांग्रेस के पास और दूसरी तरफ 8 सीटें जो हैं उनमें से 7 सीटें भी कांग्रेस के पास, यानी कि 20 सीटों पर मतदान होना है 7 तारीख को और 7 तारीख को इन 20 में से जो 19 सीटें हैं वो कांग्रेस के पास हैं। एक सीट कल जैसे चर्चा हम कर भी रहे थे रायपुर से, और उस चर्चा में हमने आपको बताया था कि एक सीट पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जीत के आए थे, माफी चाहता हूं, रमन सिंह जीत के आए थे और इसलिए भी आप तक ये बात पहुंचाना बहुत जरूरी है कि यहां क्या कुछ हो रहा है। बस्तर की चर्चा, छत्तीसगढ़ की चर्चा तो हम करेंगे ही करेंगे। आज ये भी समझेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बस्तर में कांकेर में थे और हम लोग पिछले सप्ताह भर से ये चर्चा कर रहे थे कि आखिर मोदी जी कहां गायब है इस चुनाव में। मोदी जी ने आज इस चुनाव में अपना चेहरा दिखा दिया है। वो आज बस्तर में चुनाव प्रचार के लिए आए थे कांकेर में, और उसी कांकेर से हम गुजर के आए हैं और आपको बता दूं, आंखों देखी 5000 से ज्यादा गाड़ियां होंगी अलग अलग जगहों से लाई गई, जो यहां उनके मोदी जी की सभा को सुनने के लिए या शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, वो दिखाने के लिए, शक्ति दिखाने के लिए कि हां हम भी यहां मौजूद हैं। और शायद यहां से आगाज किया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधी की सीधी जो भी बातें की हैं वो बातें कांग्रेस परिवार से के अलावा कुछ नहीं है। विकास नहीं हुआ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस वादों को नहीं निभाती है, किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई और ऐसी तमाम बातें कहते हुए सुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वही पुरानी बातें, लेकिन स्थानीय लीडरशिप की बीजेपी में काफी कमी है, घोर अकाल है, ये यहां के लोग भी कहते हैं। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं कि मोदी जी ने कहा क्या आज। सुन लीजिए जरा, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मोदी जी की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उधर तेलंगाना की भी चर्चा, यहां छत्तीसगढ़ की भी। 2 दिनों से राहुल गांधी तेलंगाना में थे। आज सुबह सुबह राहुल गांधी तेलंगाना में कुछ लोगों से, महिलाओं से मिलते हुए नजर आए। वहां उन लोगों से बात करते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा है। और इस बीच आपके पास ये खबर आ गई होगी कि 2 दिनों के लिए प्रियंका गांधी मिजोरम जा रही हैं। कल हमने मिजोरम की चर्चा की थी कि सोनिया गांधी ने एक भावुक अपील की है वीडियो के जरिए, और आज ये खबर आ गई कि प्रियंका गांधी जो हैं वो जा रही हैं मिजोरम। तो बहुत कुछ कांग्रेस का भी दांव पर है। कांग्रेस के दांव पर छत्तीसगढ़ है, कांग्रेस के दांव पर उधर राजस्थान है, क्योंकि दोनों को रिटेन करना है। लेकिन और कुछ राज्य जो हैं, यानी कि 3 राज्य, मध्य प्रदेश जहां उनकी सरकार छीन ली थी भाजपा ने, उस सरकार को वापस लेना कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है। चुनौती कांग्रेस के सामने 2 और राज्यों की है, जिसमें तेलंगाना, जहां राहुल गांधी पूरी ताकत के साथ वहां चुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, और मिजोरम में ऑलरेडी राहुल गांधी जा चुके हैं। अब प्रियंका गांधी वहां क्या कुछ करती हैं, कितनी ताकत लगाती हैं, वो कल से हमें पता चलेगा। और इसी बस्तर में कल राहुल गांधी रहेंगे जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। कल राहुल गांधी इसी बस्तर में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। तो बहुत जोरदार यहां हंगामा चल रहा है। चुनावी हंगामा के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। कांग्रेस सरकार की नाकामी देखी है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं की कोठियां, उनके बंगले, उनकी कारें, इन्हीं का विकास हुआ है। इन 5 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं के बच्चों और उनके रिश्तेदारों को ही फायदा हुआ है। कांकेर के, बस्तर के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों को क्या मिला? छत्तीसगढ़ के लोगों को कांग्रेस ने
टूटी फूटी सड़कें दी है। आप लोगों को कांग्रेस ने बीमार, बदहाल स्कूल, अस्पताल दिए हैं। कांग्रेस ने सरकारी दफ्तरों में घुसखोरी का नया रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस शासन में आपको नौकरियों की बंदरबाट, हत्या, अपराध, हिंसा, यही सब कुछ मिला है। इसलिए तंग आ गया छत्तीसगढ़ का एक एक मेरा भाई बहन, बस्तर का एक एक मेरा भाई बहन। आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, आओ नहीं साहेबो, आओ नहीं सहीबो, आओ नहीं सहीबो, बदल के रही वो। तो सुन रहे थे आप यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अपनी बात कह रहे हैं, और नहीं सहीबो बदल के रहीबो, ये छत्तीसगढ़ी में स्लोगन दिया है, नारा दिया है भाजपा ने। उस नारे को अभी आप सुन रहे थे। और उसके अलावा बस्तर में क्या कुछ है, और आज अपने इस चुनावी जो भाषण है इसका आगाज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा में, और ऐसे अभी बहुत कुछ हो सकता है कि आने वाले समय में आप सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और इसी बस्तर में हम भी मौजूद हैं, और अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था मैं कि कैसे तमाम अलग अलग इलाकों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से लोगों को लाया गया था नरेंद्र मोदी की सभा को ज्यादा तामझाम से दिखाने और वहां भीड़ इकट्ठा करने के लिए। और लोग लाए जाते हैं, आपको पता ही है कि चुनावी सभाओं में आजकल होता क्या है, लोगों को कुछ पैसे दिए जाते हैं, कुछ खाने का प्रलोभन दिया जाता है, और गाड़ी में बैठा कर लाया जाता है, उनको दिखाया जाता है, भाषण सुनाया जाता है, फिर घर तक छोड़ दिया जाता है। इसकी ठेकेदारी भी चलती है दोस्तों। खैर छोड़िए, इन बातों से कोई लेना देना नहीं। बात यहां जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आखिर चुनाव में चल क्या रहा है, बस्तर से लेकर, छत्तीसगढ़ से लेकर दूसरे राज्यों में क्या कुछ चल रहा है। दूसरे राज्यों की बात करूं तो इसी के बगल में तेलंगाना है, जहां 2 दिनों से राहुल गांधी डेरा डाले हुए थे और सड़कों को नाप रहे थे। अलग अलग गलियों मोहल्लों के अलावा वो सभाएं कर रहे थे, जनसभाएं और रैलियां, और साथ में परिवारजनों से मिल भी रहे थे। अलग अलग मोहल्ले में जाकर लोगों से मिलना, गारंटी कार्ड बांटना, ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। कल आपने देखी उन तस्वीरों को भी। लेकिन आज राहुल गांधी सुबह सुबह जो बात कह रहे थे, जरा उसको सुन लेते हैं। क्या कुछ उन्होंने तेलंगाना में कहा है। सबसे बड़ी बात कि आखिर अचानक कांग्रेस को यह कैसे दिखने लगा कि वो तेलंगाना भी जीत सकती है, क्योंकि लगातार पिछले 6 महीने से यही बात हो रही थी कि बीआरएस और बीजेपी आमने सामने है। लेकिन अब बीआरएस के सामने बीजेपी नहीं, बल्कि बीआरएस के सामने कांग्रेस पार्टी बहुत दमदारी के साथ नजर आ रही है तेलंगाना में। और इसी कारण हौसला बुलंद है राहुल गांधी का, हौसला बुलंद है तेलंगाना के पीसीसी चीफ यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ जो हैं वो रेवंत रेड्डी, उनका, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार अगर बनेगी तो शायद वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो। तो बहुत मेहनत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी कर रही है। जरा सुनते हैं राहुल गांधी इस मेहनत में क्या कुछ कह रहे हैं तेलंगाना के लोगों से। तेलंगाना में चुनाव है और लड़ाई दोराला तेलंगाना और जनता के बीच में है, और यहां पे दोराला तेलंगाना का सबसे बड़ा चिन्ह है। तो मैं अपनी आंखों से इस चिन्ह को देखना चाहता था। तेलंगाना की जनता से 1 लाख करोड़ रुपया यहां चोरी किया गया था और यहां पे किसी का फायदा नहीं हुआ है। इसलिए मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था यहां हुआ क्या है। यहां पे हमारे जो वर्कर्स हैं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम टीआरएस पार्टी का एटीएम है। अगर इसको आप थोड़ा बदलो, इसमें आप लिखो कलेश्वरम केसीआर का एटीएम है और केसीआर के परिवार का एटीएम है। और इस एटीएम को चलाने के लिए तेलंगाना के सारे परिवार 31,500 रुपए हर साल 2040 तक देंगे। महिलाएं यहां आई हैं तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। आप तेलंगाना के भविष्य की देखभाल करते हैं, हमारे बच्चों की देखभाल करते हैं, और जो आपके चीफ मिनिस्टर ने जनता से चोरी किया है
उसकी सबसे बड़ी चोट हमारी महिलाओं को लगी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जितना पैसा आपके चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना की जनता से चोरी किया है, उतना ही पैसा हम तेलंगाना के जनता के बैंक अकाउंट में डालने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम 2,500 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने। आज केसीआर के सरकार में आप 1,000 रुपए का सिलेंडर खरीदते हो, हमारी सरकार आएगी तो 500 रुपए का आपका सिलेंडर हो जाएगा। तो आपके 500 रुपए वहां बचेंगे। आज आप सरकारी बस में घूमती हैं, पैसा देना पड़ता है, महीने का 500-1,000 रुपए आपका ऐसे चला जाता है। हमारी सरकार आएगी तो तेलंगाना की सारी महिलाएं तेलंगाना की पब्लिक बसेस में मुफ्त में घूमेंगी। आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। अस्पताल जाना हो, मार्केट जाना हो, किसी और शहर में जाना हो, सारा का सारा महिलाओं के लिए मुफ्त में होगा। तो 2,500 रुपए आपके बैंक अकाउंट में हर महीने आएंगे, 500 रुपए आपके गैस सिलेंडर में बचेंगे और 1,000 रुपए आपके बस के बचेंगे। तो 4,000 रुपए हर महीने आपको फायदा होगा। इसको कहते हैं प्रजाला सरकार। आप सब यहां आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव में बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम एक साथ खड़े हैं। लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है। एमआईएम और बीजेपी सिर्फ बीआरएस की मदद कर रही है। तो सुन रहे थे आप यहां राहुल गांधी को। राहुल गांधी, अगर इस भाषण को आप सुनिए तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कर्नाटका मॉडल को अपनाते हुए, और कर्नाटका मॉडल क्यों ना अपनाए, क्योंकि वहां जीत मिली और बम्पर जीत मिली, उसी जीत को आगे बढ़ाने की कोशिश में यहां राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, उसके अलावा 500 रुपए में गैस सिलेंडर, ऐसे तमाम वादे जो छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश कांग्रेस कर चुकी है, जिसमें किसानों की कर्ज माफी की बात भी छत्तीसगढ़ में है। तेंदुपत्ता के कीमत में, उसकी जो कीमत है उसमें दाम में बढ़ोतरी, 4,000 रुपए प्रति बोरिया तेंदुपत्ता। तो ये कुछ चीजें यहां छत्तीसगढ़ में, और वहां राहुल गांधी को अभी आप सुन रहे थे। राहुल गांधी तेलंगाना में, और अब कल से गरजेंगी उधर मिजोरम में प्रियंका गांधी। तो यहां कहीं ना कहीं कांग्रेस उस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है जिसको वो अपना चुकी है ऑलरेडी कर्नाटक में। कर्नाटक की बात हम यहां इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बार बार, जब याद कीजिए कि मध्य प्रदेश की जब बात आई थी और राहुल गांधी ने बोला था कि कितना जीते थे हम कर्नाटक में, 136 सीटें, यहां 150 सीटें आएंगी। तो ये कर्नाटक को सामने रखते हुए कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, और बहुत मनोबल कांग्रेस पार्टी का काफी ऊंचा है। इस ऊंचे मनोबल के साथ छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के नेता दिखाई देते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जो है हमेशा से खामोश रहती है, चुपचाप रहती है, शांत रहती है। वही शांति खामोशी दिखाई देती है। बस्तर में हम हैं, और थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, ठीक अभी हालांकि मैं एक फ्रेम में हूं, बगल में आप अलग विजुअल देख रहे हैं, लेकिन आमचो बस्तर लिखा हुआ ये अलग अलग जगहों पे छत्तीसगढ़ में, कल रायपुर में था तो मोर रायपुर आपने देखा, आज आमचो बस्तर आप देख रहे हैं। तो ये बस्तर की पहचान है। बस्तर को लोग अभी तक नक्सल प्रॉब्लम के गढ़ के रूप में ही जानते थे, लेकिन ये नक्सल प्रॉब्लम से बाहर निकल चुका है। नक्सल्स हैं यहाँ पे, लेकिन उस प्रॉब्लम में अब बहुत कमी आई है। वो समस्या धीरे धीरे अब कम होती जा रही है, और बेहतर होगा कि एक बिल्कुल ही खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ के लोग कैसे बाहर निकल के आए, मतदान कैसे हो, 7 तारीख को वोटिंग है, ज्यादा से ज्यादा लोग निकल के आए, वोटिंग में महिलाओं का प्रतिशत भी बहुत ज्यादा है। ये सारी बातें हम बीच बीच में करते रहते हैं, और अलग अलग जो लोकल समस्याएं हैं उसकी चर्चा भी करते रहते हैं। हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हुए हैं दोस्तों, उन सबसे पहले परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। और देखिए आमचो बस्तर आप देख रहे हैं, लेकिन साथ में देखिए हमारे साथ आकर जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी, और कुछ साथी स्टूडियो में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबसे परिचय करवाता हूं। देखिए हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए। इधर प्रशांत टंडन जी से आपकी मुलाकात करवा चुका हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, उधर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय शंकर सिंह साहब, वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उधर मध्य प्रदेश की चर्चा में कर रहा था, मध्य प्रदेश से डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ से ही जुड़े हुए हैं, दूसरे कोने से जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हमारे साथ, और उधर दिल्ली से जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका छत्तीसगढ़ की राजधानी से 300 किलोमीटर दूर बस्तर से।
और बस्तर आप सब जानते होंगे अच्छी तरह, बस्तर का मुख्यालय जगदलपुर, और इसी जगदलपुर में हम हैं। ये जो जगह है, एक पार्क है बगल में, हालांकि सब कुछ नहीं दिखा सकते, अभी कैमरा मूव करेंगे तो पूरा का पूरा फ्रेम गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ का बता दूं कि एक बहुत शानदार पार्क है। जब थोड़ी देर पहले आप आमचो बस्तर देख रहे थे, एक अच्छा सा तालाब है, इस शहर का खूबसूरत एरिया, और यहाँ रात का वक्त लाइट भी है। थोड़ी देर पहले खूब बारिश हुई, हम लोग थोड़ा परेशान हो गए थे कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन अब उसके बाद चर्चा चुनावी चर्चा, चुनावी रंग में प्रशांत टंडन जी हमारे साथ है। प्रशांत जी, क्या कुछ देख रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ की बात हम करें, लेकिन आते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को भी देख रहे थे, क्या था? राजीव जी, हम वहां पे खड़े हैं जो बस्तर का इलाका 12 सीटों का, वो ये तय करता है कि रायपुर कौन जाएगा, सत्ता की सीट पे कौन बैठेगा। और पिछली बार जैसा आपने बताया कि लगभग पूरी सभी की सभी सीटें जो है वो कांग्रेस के पास थी और उनकी 2/3 मेजॉरिटी के साथ सरकार बनी। इस बार बस्तर में अभी भी सवाल है, लोग खामोश हैं कि क्या होगा। अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद उतनी सीटें ना आए या आ जाए, या एक आध दो कम हो या कुछ और कम हो। ये तमाम अटकलें हैं यहाँ पे, लेकिन खामोशी है। अभी कोई साफ साफ ये कह नहीं सकता कि बस्तर में क्या होगा, छत्तीसगढ़ में क्या होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 2018 में सारे एग्जिट पोल ने बताया था कि बीजेपी की सरकार आ रही है, और उल्टा हुआ। उल्टा ही नहीं बल्कि बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा की 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस की सरकार आई, तो इसलिए इसकी भविष्यवाणी बड़ी खतरे वाली है। तो उससे मैं बचना चाहूंगा कि मालूम पड़ा कि 3 तारीख को मैं ही गलत हो गया और हमारे तमाम दर्शक कहेंगे कि आपने क्या वहां पे खड़े होकर बात कर दी। दूसरी बात कि देखिए, जो छत्तीसगढ़ में ओवरऑल हम लोग देखते आ रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ी जो बीजेपी की तरफ से चूक हुई है, और वो चूक केवल छत्तीसगढ़ में नहीं है राजीव जी, वो चूक राजस्थान में है, वो चूक मध्य प्रदेश में है कि इन्होंने अपने नंबर 1 नेताओं को पवेलियन में बैठा दिया। मोदी साहब उनका नाम तक नहीं ले रहे। मैं राजस्थान में था और वसुंधरा राजे को भी किनारे कर दिया गया। यही हाल यहाँ पे रमन सिंह का हुआ। देखिए, विधानसभा का चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पे क्षेत्रीय नेताओं के सहारे होता है, और अगर आप क्षेत्रीय नेताओं को, या तो आप रमन सिंह के को किनारे करना चाहते थे तो यहाँ पे कोई वैकल्पिक नेतृत्व पैदा करते पिछले 5 साल में, वो भी नहीं हुआ। तो इसकी जो एब्सेंस है, बीजेपी यहाँ पे टक्कर में होती अगर यहाँ पे कोई ताकतवर नेता होता या रमन सिंह साइडलाइन नहीं हुए होते। ये बीजेपी की तरफ से रणनीतिक गलती हुई है, जिसको 3 दिसंबर को हम लोग फिर चर्चा करेंगे कि इस गलती का खामियाजा बीजेपी को क्या भुगतना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा राज्य है प्रशांत टंडन जी का, पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और अब छत्तीसगढ़। 5 राज्यों में से 3 राज्य, तीसरा राज्य जहां घूम कर आ चुके हैं और चुनाव में क्या कुछ चल रहा है उसका विश्लेषण कर चुके हैं और कर रहे हैं। और इसलिए जो खामी यहां, जो गलती बीजेपी ने की है, उसमें सबसे बड़ी गलती यह है कि लोकल जो उनकी जो लीडरशिप है उसको बीजेपी ने खत्म कर दिया। यहां रमन सिंह को खत्म कर दिया, उधर वसुंधरा राजे सिंधिया को, और उधर शिवराज सिंह चौहान को। लेकिन क्या यह गलती बीजेपी पे भारी पड़ेगी? 3 तारीख को पता चलेगा, जब रिजल्ट हमारे सामने होगा। जैसे कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी कि हम अभी कोई भी भविष्यवाणी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन भविष्यवाणियों की बात, चर्चा तो हम करते रहेंगे, क्योंकि विश्लेषण भी एक तरह की भविष्यवाणी ही होती है। और विश्लेषण में हमारे साथ विश्लेषण के लिए जो साथी मौजूद हैं स्टूडियो में, उन सबके बीच भी चलते हैं। और इधर बस्तर में, उधर छत्तीसगढ़ में, दूसरे राज्यों में क्या कुछ चल रहा है उसकी चर्चा तो हम करते ही रहेंगे। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, यहाँ हम बस्तर में खड़े हैं, बहुत खूबसूरत वादियों में, बढ़िया मौसम, ठंडी हवा, सब कुछ है, और उसमें गर्माहट जो है वो चुनाव की, और आज मोदी जी आकर के उसमें और गर्मी डालने की कोशिश उन्होंने की है, लेकिन थोड़ी सी कमी नजर आ रही थी जैसा हम लोगों ने देखा। क्या कुछ आप देखते हैं स्वामी जी? देखिए, अभी प्रशांत जी ने कहा कि वो जोखिम नहीं उठाना चाहते। देखिए, मैं जोखिम उठाना चाहता हूं। मैं जोखिम इसलिए उठाना चाहता हूं कि देश की प्रतिष्ठा और मर्यादा का प्रश्न है ये, तो मैं जोखिम उठाऊंगा। और जब मेरे देश का प्रधान सेवक 2013-14 में कह सकता है कि 15 लाख हर व्यक्ति को मिलेगा,
2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, अन्नदाताओं की आमदनी डबल हो जाएगी और वो जोखिम उठा सकता है, तो मैं तो एक छोटा पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, मैं जोखिम क्या उठाऊंगा? मेरे तो देश की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, तो मैं तो जोखिम पूरी तरह से उठाऊंगा। आपने सुना होगा राजीव जी, आज राजस्थान के अंदर एक ईडी का अधिकारी राजस्थान की पुलिस ने पकड़ा है, उसको रंगे हाथ घूस लेते हुए। देखिए, मोदी जी को सिंह साहब जो हैं वाराणसी में रहते हैं, आज वाराणसी के अंदर एक बिटिया को जिस प्रकार की घटना मणिपुर के अंदर हुई है, निर्वस्त्र करके उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी वीडियो बनाई गई है और अपलोड किया गया है काशी के अंदर। मेरा निवेदन था प्रधान सेवक से कि अगर उनको अपने संसदीय क्षेत्र की चिंता है तो उनको चुनावी भाषण देने के बजाय काशी में जाके उस और वहां हजारों बच्चे, लड़के और लड़कियां आज सड़क पे हैं, क्योंकि अगर काशी इतना असुरक्षित है, जो कि महादेव की नगरी है, तो कैसा योगी जी का प्रशासन है और कैसा मोदी जी का प्रशासन है, जहां डबल इंजन की सरकार है। देखिए, आज के तारीख में देखिए, देश को चुनना है, देश मोहब्बत के रास्ते पे चलेगा या देश जो है नफरत के रास्ते पे चलेगा। और देखिए, लोग कह रहे हैं, आपने कहा बीआरएस और कांग्रेस की लड़ाई तेलंगाना में है, मेरे को ऐसा लगता है बीजेपी और बजरंगबली की लड़ाई है। और जिस प्रकार से बजरंगबली ने कर्नाटका के अंदर बीजेपी का पूरा एक प्रकार के चुनावी प्रचार का ध्वस्त कर दिया था उसको, ये 5 प्रदेशों के अंदर और देश के जनता के अंदर मैं जागरूकता देख रहा हूं आज की तारीख में। तो एक अध्यापक के रूप में अपने देश को जितना मैंने समझा है उतना जिया है, मैंने इस देश को जिया है, मैंने इस देश की मिट्टी को जिया है। इस देश की मिट्टी को मैं जितना जानता हूं, यहां घृणा करने वाले, यहां द्वेष पैदा करने वाले नहीं पनप सकते। इस देश की मिट्टी की खुशबू है प्रेम और समरसता की और सद्भाव की और समभाव की। इसलिए देखिए, मैं जोखिम उठाता हूं और मैं कहता हूं कि 5 चुनाव एक तरह के होंगे, एक तरह का चुनाव रिजल्ट मिलेगा और देश में समभाव और सद्भाव और प्रेम जीतेगा, और जो धार्मिक विद्वेष फैलाने वाले लोग हैं वो हारेंगे, बुरी तरह से हारेंगे और उनका बिल्कुल नामो निशान मिट जाएगा। ये 1977-1984 की पुनरावृत्ति होगी। और आप देखिएगा, क्योंकि ये समय ऐसा है राजीव जी, अगर इस समय जनता ने नहीं सही निर्णय लिया, देश बहुत विपत्ति काल में चला जाएगा। और मैं अपने देश को, जिसे 71 साल इस मां ने, इस भारत माता ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मैं उसका अहित नहीं देख सकता। इसलिए जनता के विवेक पे मुझे पूरा विश्वास है और जोखिम उठा के कहता हूं, जब 3 दिसंबर को हम डिस्कस करेंगे तो ये प्रेम और सद्भाव जीतेगा। और जो लोग देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हर जगह धार्मिक विद्वेष पैदा कर रहे हैं, वो बुरी तरह से हारेंगे और ऐसे हारेंगे कि पूरे विश्व को संदेश मिलेगा कि भारत वही देश है जो महात्मा गांधी और महावीर का था। जी, भारत क्या देश है, भारत की जनता ने क्या कुछ किया है और क्या कुछ जनता को करना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ बता रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। और सीधा अब जरा आना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ें जरा। मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास, आपसे समझना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश आज से सप्ताह भर जैसा था वैसी ही हालत है वहां की, या वहां कुछ चेंज हुआ है, जरा ये समझना जरूरी है। पिछले 2-3 दिनों से हम लोगों ने मध्य प्रदेश की चर्चा ज्यादा नहीं की है और आज हमारे साथ आप हैं, तो ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। क्या सचमुच वहां लहर है एंटी गवर्नमेंट या कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि 3 दिन तक वहां अमित शाह भी डेरा डाले हुए थे, उसके बाद क्या असर पड़ा है? और क्या जैसे राहुल गांधी पहले कह चुके हैं कि अब की बार 150 पार, वो दिखाई दे रहा है कांग्रेस के लिए या कुछ और है? से इत्तेफाक रखता हूं, कोई घोषणा तो नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर है कि परसों फिर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता का एंटरटेनमेंट करने के लिए। आज उनका भाषण सुनकर बड़ा मजा आया। उन्होंने जो जो बातें कही बड़ी दिलचस्प रही और ऐसे ही नाम वापसी का ठिकाना निकल गया है, तारीख निकल गई है और बड़ी दिलचस्प स्थितियां हैं मध्य प्रदेश में।
कांग्रेस और बीजेपी के जो बागी थे बाहर हो चुके हैं। और मोदी जी जो बात कह रहे थे उस बात के पक्ष में एक बात कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो हाल है, मध्य प्रदेश में भोजपुर से जो रायसेन जिले का इलाका है, रायसेन जिले का संसदीय क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है, वहां से एक पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा को बीजेपी ने टिकट दिया। ये वही पटवा जी हैं जिन पर विलफुल डिफॉल्टर होने का केस चल रहा है। आधा अरब रुपया, लगभग 50 करोड़ रुपया वो बैंक ऑफ इंडिया के डकार चुके हैं। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस साल उन्होंने कर्जा लिया था और उसके बाद उन्होंने 2017 तक एक पाई भी नहीं लौटाई। कोई 36 करोड़ उन्होंने कर्जा लिया था, उन्होंने और उनके परिवार के लोगों ने। ये सुरेंद्र पटवा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के भतीजे हैं, जिन्हें पटवा जी ने गोद ले लिया था। क्योंकि पटवा जी की कोई संतान नहीं थी तो कहा जाता है कि उन्होंने सुरेंद्र पटवा को अपना पुत्र मान दिया था और सुरेंद्र पटवा को मंत्री बनाने के लिए, उन्हें जितवाने के लिए वो हमेशा प्रयत्न करते थे जब तक जीवित थे। अब सुरेंद्र पटवा जी जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा और भोजपुर में विकास की लहर बहा दूंगा। ये ऐसे उम्मीदवार हैं बीजेपी के जिन्होंने मध्य प्रदेश का बंटाधार करने में कोई चूक नहीं की और शायद इन्हीं के बारे में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि बहुत भ्रष्टाचारी नेता हैं। तो शायद मध्य प्रदेश में आएंगे तो वो सुरेंद्र पटवा को आशीर्वाद देने जाएंगे, आशीर्वाद देंगे कि भाई आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, देश की जनता का, बैंकों का 50 करोड़ रुपए आपने हजम कर लिया है, विलफुल डिफॉल्टर आप हैं। विलफुल डिफॉल्टर भी कितना जबरदस्त शब्द है राजीव जी, मैं सोचता हूँ अंग्रेजी में बोलते तो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने डिक्शनरी में शब्द देखे तो एक से बढ़कर एक शब्द मिले। जैसे हिंदी में कहते हैं चोटा, चोर, लुंठन, अमानत में खयानत करने वाला, बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं। लेकिन उनके बारे में जो विज्ञापन छप रहे सुरेंद्र पटवा के बारे में उन्हें बताया जा रहा है कि अद्भुत नेतृत्व क्षमता के धनी, सरल और मधुभाषी, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रहे भोजपुर के लोकप्रिय नेता। यानी वे भोजपुर के लोकप्रिय नेता हैं, मृदुभाषी हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए आशा की किरण है। उनके चुनावी विज्ञापनों में सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का फोटो होता है, फिर अमित शाह का होता है, नड्डा जी का होता है, शिवराज सिंह चौहान का होता है और फिर वी.डी. शर्मा जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो मजा ये आता है कि जब इतने सारे लोग हैं और जब मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो भाई सुरेंद्र पटवा जी पे तो बड़ी मेहरबानी की आपने, आप ही की पार्टी के नेता हैं और लगातार उनके खिलाफ विज्ञापन छपवाते रहे, बैंक की विलफुल डिफॉल्टर हैं, सब कुछ है। लेकिन उन्होंने अभी तक बैंक का पैसा नहीं दिया है तो नहीं दिया है, हाई कोर्ट में केस लगा रखा है, 6 साल की सजा उन्हें हो चुकी है और उनके खुद के दिए गए एफिडेविट के मुताबिक उनके खिलाफ 167 प्रकरण धारा 138 के हैं, यानी चेक देकर मुकरने के हैं। लोग कहते हैं कि बाजार से उन्होंने करीब 500 करोड़ रुपए अलग हुंडियों पे उठा रखे थे जो उन्होंने किसी को नहीं लौटा है। तो ऐसे नेता मध्य प्रदेश में नेतृत्व कर रहे हैं बीजेपी का, तो बीजेपी के लिए ये बड़ी फख्र की बात होगी कि मोदी जी की तस्वीर के नीचे ऐसे व्यक्ति की तस्वीर है जो कहते हैं मोदी जी के न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उन्हीं की पार्टी के नेता ये सब काम कर रहे हैं। मजेदार बात यह कि उनको टिकट देने में बीजेपी ने जरा भी आनाकानी नहीं की, सबसे पहले आगे बढ़कर उन्हें टिकट दिया। वे पहले 3 बार जीत चुके हैं तो उन्हें लगता है कि इस बार भी उन्हें जिताना बड़ा अच्छा होगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गुरु रहे सुंदरलाल पटवा, तो शायद वे अपना गुरु का कर्ज निभा रहे हैं, गुरु का कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे नमूने उम्मीदवार हैं बीजेपी के, और बीजेपी चाहती है कि लोग उसे वोट दें। तो कितने लोग वोट देंगे ये तो जनता जानती है, और जनता इंतजार कर रही कब मतदान की बेला आए और वो सबक सिखाए ऐसे लोगों को। राजीव जी। जी मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ राजीव जी, आपकी आवाज। जी मैं आना चाहता हूं सीधा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, कैसे देखते हैं आप, छत्तीसगढ़ में ही हैं, कैसे देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ के चुनाव को भी और बाकी राज्यों के चुनाव को? राजीव जी देखिए, आज जो मोदी जी का एक लंबे गैप के बाद मोदी साहब जो है वो हमको चुनावी मंच पर दिखे हैं,
और बस्तर में जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर नक्सल वाला जो मामला है वो काफी कुछ कम हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर से जो विधायक किसी भी पार्टी को जब चुनते हैं, किसी को सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन देते हैं, तो केवल बस्तर के विकास की बात या सरकार बनाने तक उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। उसकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि छत्तीसगढ़ और विशेषकर बस्तर जिन चीजों के कारण बदनाम हो रहा है, मतलब जो नक्सली जो माओवादी जो वहां पर कार्रवाइयां हैं उसको लेकर जो बदनाम होता है, उस बदनामी को, उस गलतफहमी को दूर करने का काम भी करना इस सरकार का काम है। पिछले कुछ समय पहले अमित शाह जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, 2 साल के अंदर जो है वो माओवाद को खत्म कर दिया जाएगा, नक्सलियों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। ये जो समस्या है ये केवल एक छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं है। असली बात यह है कि छत्तीसगढ़ के बहुत ही कम हिस्से में, बस्तर के भी बहुत कम हिस्से में अब माओवाद सिमट कर रह गया है, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि आसपास भी है, 1, 2, 3 और राज्य लगते हैं, हमें पता है तेलंगाना लगता है, उसके बाद उड़ीसा लगता है, एक तरफ महाराष्ट्र लगता है, तो झारखंड भी लगता है। तो वहां की भी नक्सली गतिविधियों के कारण इसकी एक जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो केंद्र सरकार की भी है कि नक्सलवाद को खत्म करे। लेकिन यहाँ पर आकर अगर आप ये कहते हैं कि आप हमें भारतीय जनता पार्टी को जिताओ तो हम 2 साल में इसको खत्म कर देंगे, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आप चाहे सरकार में हो या ना हो, नक्सलवाद को खत्म करना आपकी भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी है। फिर तो ये बात भी कही जा सकती है कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तो क्यों नहीं खत्म हुआ, लेकिन हमें पता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही दुरूह किस्म की समस्या है और इसको सबको मिलजुल कर ही इसको खत्म किया जा सकता है। दूसरी बात, जो मोदी जी ने जो आज भाषण किया उसमें कुछ चीजें तो बड़ी सीधी सीधी है कि भाई जो कुछ हूं मैं ही हूं, और इसके अलावा जो है बाकी कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। ये कहना है कि कांग्रेस और विकास का 36 का आंकड़ा है, ये सारी की सारी लगभग पुरानी बातें हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हम जो पीएम आवास का पैसा भेजा, ये किया, यहाँ की सरकार खा गई वगैरह वगैरह, ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा करने का कोई एक तरह से बहुत अब अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि रिपीटेशन है। वो जिस राज्य में जाएंगे वो लगभग इसी तरह की बात करेंगे, केवल कुछ जगहों को छोड़कर। उन्होंने महत्वपूर्ण बात ये की कि मैं यहाँ पे कोई केवल चुनावी भाषण के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण देने आया हूँ। तो शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण अगर आप दे रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि मुख्यमंत्री कौन होंगे आपके। जिस तरीके से आपने तेलंगाना में कहा कि अगर हम जीतते हैं तो ओबीसी का मुख्यमंत्री होगा, तो आप यहाँ भी घोषणा कर दीजिए भाई आपके यहाँ पर इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण साव जो है वो ओबीसी के ही हैं, उन्हें कर दीजिए। या बता दीजिए क्या डॉक्टर रमन सिंह ने अगर अच्छा काम किया था तो क्या रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो आप उस चीज को भी स्पष्ट कर देते। लेकिन केवल ये कहना कि शपथ ग्रहण समारोह में आप आइए, तो ये मतलब एक अजीब सी बात है। उसके बाद उन्होंने फिर ओबीसी का कार्ड खेला। उन्होंने बताया कि मैं 2013-14 में जब आया तो मुझे ओबीसी का हूं मैं, इसलिए मुझे गालियां दी गई। तो भाई ओबीसी का ही मुख्यमंत्री बनाने की आप अगर आज घोषणा कर देते तो ये एक बड़ी अच्छी बात होती थी। इस तरीके से आज के जो भाषण में मुझे कोई ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगा कि एक लंबे समय बाद मोदी जी छत्तीसगढ़ आए हैं तो कुछ ऐसी कंक्रीट बातें करे, कुछ आंकड़ों के साथ बताते, कुछ व्यवस्थित बताते। केवल मैं ही था जो उनकी पुरानी स्टाइल है। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं अब इसका कितना असर होगा, ये तो वहां की जनता तय करेगी। लेकिन ये बात जरूर है कि अब यहाँ पर मुकाबला जो है कि चूंकि अब यहाँ पे बाकी भी नेता आ रहे हैं कांग्रेस। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस चर्चा। तो शायद संघर्ष जो है और ज्यादा होगा और जनता का झुकाव किधर होगा ये मुझसे बेहतर आप वहां पर हैं तो वहां लोगों का मूड आप देखकर बता सकते हैं कि किधर जाएगी जनता। राजीव जी। जी बिल्कुल, जनता किधर जाएगी इसकी चर्चा हम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों से लेकर और बीजेपी की रणनीतियां इस चुनाव में क्या कुछ कहती हैं, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं और यहाँ बस्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी। हम लोग दिल्ली से साथ आए हुए हैं और कल रायपुर से जुड़े हुए थे आपके साथ और आज बस्तर से यानी जगदलपुर से जुड़े हुए हैं। आना चाहता हूं एक बार विजय शंकर सिंह साहब आपके पास। बहुत तमाम हमारे साथियों की बात आप सुन रहे हैं, आपके जहन में क्या कुछ आ रहा है इस चुनाव को लेकर? बीजेपी की रणनीतियां और कांग्रेस की रणनीतियों पे हम चर्चा कर रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे? सिंह साहब, चुनाव परिणाम क्या होंगे इस पर तो कोई कयास नहीं लगाया जा सकता। जो कयास लगा रहे हैं
वो हमारे सामने सर्वे रिपोर्ट्स आई रहे हैं और सर्वे रिपोर्ट्स लगी, चाहे वो मीडिया की सरकार समर्थित मीडिया या गोदी मीडिया कहा जाता है, या यूट्यूब चैनल्स के हों, या कुछ इंडिपेंडेंट पत्रकारों के हों, अखबारों के हों, उन सबके सर्वे में साफ साफ दिख रहा है हर राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तेलंगाना को आप माइनस करने के बारे में अभी पहले भी था, लेकिन इस बीच जिस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ी है तेलंगाना में और जो सफर बढ़ा है, तो देखते हुए साफ साफ लग रहा है कि वहां पर भी कुछ भी हो सकता है कि कांग्रेस सरकार में आए। मैं इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूं। कांग्रेस की जितनी भी मीटिंग्स हो रही है, राहुल गांधी उसमें सक्रिय हैं, प्रियंका गांधी सक्रिय हैं, सोनिया जी अपनी बीमारी की वजह से स्वास्थ्य कारणों से उतनी सक्रिय नहीं है, खड़गे जी सक्रिय हैं। और सबसे बड़ी बात, जो स्थानीय नेता जहां के हैं, जैसे तेलंगाना में बहुत से ऐसे स्थानीय नेता हैं जिनका नाम भी हम नहीं जानते, कभी देखा भी है। उसी तरह के छत्तीसगढ़ में भी स्थानीय नेता हैं, मध्य प्रदेश में स्थानीय नेता हैं। स्थानीय से मेरा मतलब राज्य के नेता हैं, और राजस्थान में भी हैं। ऐसी स्थिति में जो एक जुटता दिख रही है पूरी कांग्रेस की टीम में, एक टीम वर्क की तरह से जो हो रहा है, उससे मुझे लगता है कांग्रेस आशान्वित है, उसका मनोबल बढ़ा हुआ है और ये मान के है कि वह ये सारे चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास आप पिछले 3 महीने 4 महीने क्या पिछले हर चुनाव में देखिए तो आपको दो ही चेहरा मिलता है, या तो नरेंद्र मोदी जी आते हैं या अमित शाह आते हैं। नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और हम आपके लिए ये करेंगे, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या किया है। जब भ्रष्ट बात होती है तो उनको सारे भ्रष्टाचार याद रहते हैं, लेकिन इसी अडानी समूह के बारे में, जिनके बारे में रोज कुछ न कुछ छपता रहता है, और यही ही नहीं बल्कि पूरे विदेशी मीडिया में छपता रहता है, उसके बारे में एक जुबान तक नहीं खोलते हैं। और जो सांसद जुबान खोलता है उसका क्या हश्र कहते हैं, उसे दोहराना समय की बर्बादी होगी। अमित शाह जी का आते हैं तो अमित शाह जी कोई पब्लिक ओरेटर अच्छे नहीं है, न अपनी बात कहते हैं। वो बैकरूम पॉलिटिक्स जरूर करते होंगे, तोड़ फोड़ की राजनीति करते होंगे, इसको निकाला उसको बैठाया, इस तरह की बात करते होंगे। मेरे कहने का लबोलबाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जो मुख्य रूप से चेहरे हमारे आपके सामने, वे दो ही चेहरे हैं। ये हैरानी की बात है कि एक पार्टी जो कैडर बेस्ड है, इंडिया में से दो ही पार्टियां कैडर बेस्ड रही हैं, एक बीजेपी और एक कम्युनिस्ट पार्टियां, जिनका कैडर रहता है और कैडर के आधार पर ये आगे तरक्की करती हैं। और आज इस कैडर बेस्ड पार्टी में पूरी की पूरी पार्टी दो नेताओं द्वारा हाईजैक कर ली गई है। और ये दर्द मेरा नहीं, मुझे इस पार्टी से कोई मतलब नहीं, बल्कि वैचारिक रूप से मैं अपने को इस पार्टी से बहुत दूर समझता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता, खासकर उत्तर प्रदेश के हैं, जो अच्छे पदों पर हैं, केंद्र में भी मजबूत है, उनसे बात कभी न कभी होती रहती है और व्यक्तिगत बातचीत के दौरान वो ये बात कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता में ये धारणा बनती जा रही है कि पिछले 10 सालों में न तो 14 के संकल्प पत्र पर कुछ किया गया, न उसके संकल्प पत्र पर कुछ किया गया। अभी जिक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब की माओवाद खत्म कर देंगे। निश्चित रूप से माओवाद खत्म करना, आतंकवाद खत्म करना, ये केंद्रीय एजेंडा है, राज्य सरकार का काम नहीं है। राज्य सरकार को उतने संसाधन नहीं होते हैं। अपराध की बात करिए तो प्रोफेसर साहब ने भी बताया बीएचयू के बारे में। निश्चित रूप से क्योंकि वो भी वहां से पढ़े हैं, मैं भी वहां से पढ़ा हूं, तो लगाव हम लोगों का है। ऐसी स्थिति में इस तरह की चीजें कभी सुनाई नहीं देती थी। लड़कों के झगड़े होते थे, खूब होते थे, लेकिन महिला उत्पीड़न, इसका कारण ये लोगों का मन बढ़ गया है। और मन इसलिए बढ़ गया है कि जब जंतर मंतर पर महीने भर से ज्यादा समय तक लोग बैठे रहे महिला उत्पीड़न को लेकर और आप कोई कार्रवाई न करें, तो इससे गुंडों का मन बढ़ता है। जब अपराध में कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती है, इससे किसी और का मन बढ़े ना बढ़े, लेकिन गुंडों का मन बढ़ता है। वो समझते हैं कि कुछ भी करके निकला जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस एग्रेसिव है, आक्रामक है और निडर होकर, जनता निडर नेतृत्व को सराहती है, निडर नेतृत्व का सम्मान करती है। महात्मा गांधी जी में सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो एक निडर थे, निर्भीक थे। ब्रिटिशर्स की ताकत के सामने कहीं वो झुकते नहीं थे और इसी वजह से वो जनता के बीच लोकप्रिय थे, जनता उन्हें मानती थी।
तो जिस तरीके से कांग्रेस का चलना अब समय ज्यादा नहीं है, खासकर तेलंगाना के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए, तो अब जो भी होगा आगे समय बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस न सिर्फ आक्रामक है, आशावान भी है, और तरीके से वो चल रही है। अगर इस तरह से चलती रही, और अभी तक कोई सांप्रदायिक मुद्दा सामने नहीं आया है बीजेपी की सबसे बड़ी, और सांप्रदायिक मुद्दा यदि आ जाएगा तो कांग्रेस का क्या रवैया रहेगा, मैं तो यही सलाह दूंगा कि इस मुद्दे को किनारे करिए, आप उसी मुद्दे पे जमे रहिए जो रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, विकास के असल मुद्दे हैं। बाकी मुद्दों को छोड़कर, और वो निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, बाकी समय बताएगा। जी बिल्कुल, बाकी समय बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा, 3 दिसंबर बताएगा कि क्या कुछ होने जा रहा है और कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ अपने जो वादे हैं उसको भी सामने रख रही है गारंटीज के रूप में, और साथ साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये साफ दिखाई दे रहा है। जरा एक बार जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अब 4 दिन बाद 5वें दिन चुनाव है इधर छत्तीसगढ़ में और मिजोरम में। मिजोरम कल से प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं। अमलेंदु जी, क्या पांचों चुनाव कांग्रेस ने बिल्कुल ये मान लिया है, बांध लिया है अपने जहन में कि नहीं, अब इसको जीत के ही बाहर निकलना है? कि अब ये बांध भी लिया है मुझे लगता है, और मान तो शायद लिया ही होगा, क्योंकि जिस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का चुनाव प्रचार गति पकड़ रहा है और जिस सिस्टमेटिक वे में कांग्रेस का प्रचार हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे है। दूसरा, परसेप्शन बनाने में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से काफी आगे निकल चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी के बारे में परसेप्शन यही बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हारी हुई बाजी जो है वो लड़ रही है, वो सिर्फ ये दिखाने के लिए चुनाव मैदान में है कि भारतीय जनता पार्टी भी एक पार्टी है जो कांग्रेस से मुकाबला कर रही है इन 5 राज्यों में। जो कुल मिलाकर के एक स्थिति बन रही है, वो कुल मिलाकर के यही मुझे दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री आज जब राजीव जी बोल रहे थे, और उसका हम लोगों ने लाइव भी चलाया था अपने इस चैनल पे, तो आप देख सकते हैं कि पूरे उनके दौरान, मतलब भाषण के दौरान, सिर्फ एक बार जो है वो सिर्फ तालियां बजी हैं, और बाकी समय वो कुछ भी बोलते रहे, लोग खामोशी के साथ बैठे रहे। जैसा आपने भी बताया कि भीड़ किस तरीके से लाई जाती है, तो यही लग रहा था कि भीड़ को किस तरीके से लाई गई है वहां, और कोई उत्साह जो था वो नहीं था। मोदी मोदी के नारे भी नहीं लग रहे थे जिस तरीके से लगते हैं उनके कार्यक्रमों में, मोदी 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 मोदी, इस तरीके से वो सब होता है। यानी कि जो मैनेजमेंट था भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो भी एक तरीके से ठीक नहीं मालूम पड़ा कुल मिला के, जो मैं समझ पाया हूँ। दूसरा राजीव जी ये कि आज प्रधानमंत्री जो थे काफी थके हुए और हारे हुए से दिखाई पड़ रहे थे। उनकी बोली में वो ओज नहीं था जो पहले दिखाई देता रहा है। जिस तरीके से वो दावे के साथ बोलते रहे हैं, जिस तरीके से वो कांग्रेस पर हमला भी करते थे, उसमें एक आक्रामकता होती थी। आज लग रहा था जैसे प्रधानमंत्री जो है, एक जो है सिर्फ रस्म अदायगी कर रहे हैं, चूंकि कांग्रेस से ही लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की, तो कांग्रेस के ऊपर कुछ आरोप लगा रहे हैं। ये एक सामान्य जो एक प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जो है वो समझी जा सकती है, जो आप लोगों के मन में भी है। इसी तरीके की चीजें जिसने भी उनके भाषण को सुना है वो समझा जा सकता है। तो अब जो मुझे लग रहा है राजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस के सामने कुल मिलाकर के पिछड़ती हुई नजर आ रही है, और काफी ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस अपना चुनाव प्रचार आगे लेकर के जा रही है, सिस्टमेटिक वे में लेकर के जा रही है। मतलब आप देखिए कि अब प्रियंका गांधी अगर तेलंगाना नहीं जा पाई बुखार की वजह से, तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई जाएगा ही नहीं, सारे कार्यक्रम स्थगित हो जाएंगे। बदले में राहुल गांधी पहुंच गए। अब प्रियंका गांधी जब वो बुखार से उठ रही हैं, तो वो मिजोरम पहुंच जा रही हैं। खड़गे साहब जो है कल छत्तीसगढ़ में थे, आज उन्होंने सुबह मिजोरम को लेकर के लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया, जो सीधे सीधे मिजोरम को संबोधित कर रहा है। सोनिया गांधी मिजोरम के लिए वीडियो जारी कर देती हैं। यानी कि कोई भी राज्य जो है वो कांग्रेस ऐसा मालूम नहीं पड़ता कि उस गंभीरता से नहीं ले रही है। तो सब ये जगह कांग्रेस गंभीरता के साथ ले रही है। आज राजस्थान में राजीव जी, मैंने जयपुर में हमारे एक मित्र हैं, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, मैंने उनको ऐसे फोन किया, मैंने उनसे पूछा कि भाई किसकी सरकार बन रही है। तो उनका देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति तो हूं नहीं, और ज्यादा मैं लोगों से इस तरीके से चर्चा करता नहीं हूं, लेकिन जो मैंने सुना है अब तक जो बातें हुई हैं, तो ये है कि देहात में तो अशोक गहलोत का कोई तोड़ है ही नहीं, कोई मुकाबला है ही नहीं। जिस तरीके से उनकी पॉलिसीज हैं, जो उन्होंने काम किया है, उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। शहरी क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि
सामने अशोक गहलोत का चेहरा रख के चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं बाद में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बना दे। लेकिन ये भी जो है वो नैरेटिव कितना काम करेगा, चूंकि ये इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपना चेहरा नहीं रख रही है, तो ये नैरेटिव भी नहीं चलेगा। तो अब चूंकि अशोक गहलोत को सामने रख के ही चुनाव लड़ रहा है और जनता भी अशोक गहलोत के नाम पे ही इस तरीके से ये कर रही है, तो वहां भी अब लड़ाई में जो है अशोक गहलोत और कांग्रेस जो है वो काफी आगे जा चुके हैं। ये उस व्यक्ति का कहना था जो बिल्कुल राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जहां से भारतीय जनता पार्टियों को उम्मीदें हो सकती थी सिर्फ राजस्थान से, वहां से एक निष्पक्ष व्यक्ति और जो राजनीतिक नहीं उसका ये मुझसे कहना था। तो मुझे लगता है कि इस तरह की परिस्थितियां जो सब राज्यों में बन रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी नुकसान की स्थिति है। छत्तीसगढ़ में भी आप वहां चूंकि जमीन पे मौजूद है और आप सब वहां देख रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों से बातचीत की है दिन भर में, उससे भी सब यही चीजें समझ के सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम के लिए मुझे लगता है कि लड़ रही है, और चूंकि विपक्ष में कुछ होना चाहिए तो वहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है। इस तरीके की चीजें बन रही हैं। और आज जो नीतीश कुमार ने एक बात कही कि कांग्रेस जो है वो इंडिया गठबंधन पर भी ध्यान नहीं दे रही है, वो 5 राज्यों के चुनाव पे लगी हुई है, इसका आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कितनी गंभीरता से जो है इन 5 राज्यों को ले रही है। और जब इन 5 राज्यों की सफलता हो जाएगी उसके बाद इंडिया गठबंधन पे भी जो है वो कांग्रेस पर लौट करके आएगी। लेकिन उस पहले लक्ष्य जो उसका जो है ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, इसका मतलब गंभीरता के साथ ले रही है। और भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को सिर्फ रस्मदायगी के तौर पर लड़ रही है। इसलिए प्रधानमंत्री 20 दिन के बाद निकल करके आज पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। 20 दिनों बाद, 20 नहीं उससे ज्यादा हो गया, आज 22वां दिन, और 22 दिनों तक इंतजार हो रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर कब पहुंचेंगे चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए। आज सीधे छत्तीसगढ़ पहुंचे और उसी जगह से हम लोग भी लौट करके अब बस्तर का मुख्यालय जगदलपुर पहुंच चुके हैं, जहां से इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। और बस्तर जो है 300 किलोमीटर दूरी पर है रायपुर से, छत्तीसगढ़ की राजधानी, और कहते हैं कि जो बस्तर जीत लेता है उसकी सरकार बन जाती है छत्तीसगढ़ में। क्या ऐसा होने जा रहा है? ये सारी बातें हम कर रहे हैं। अभी 2-4 दिनों में और भी बहुत कुछ हम देखेंगे और आप तक पहुंचाते ही रहेंगे। लेकिन दूसरे राज्यों में और खासकर राजस्थान की बात कह रहे थे अभी अमलेंदु उपाध्याय जी की गांव में क्या स्थिति है, खासकर अशोक गहलोत की। और एक पॉलिटिकल आदमी नहीं अगर ये बात कह रहा है तो आप ये भी जान सकते हैं कि कुछ न कुछ अशोक गहलोत ने भी काम किया है, तभी तो उनका काम बोल रहा है, तभी तो उन पर भरोसा जताया जा रहा है। चलिए ये बातें होती रहेंगी। बात हम जरा और आगे बढ़ाते हैं। पहले आना चाहता हूं एक बार आपके पास फिर से प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, चूंकि तीसरा राज्य आपका है ये चुनावों के, और तीनों हिंदी बेल्ट में आप घूम चुके हैं, यहां आपको क्या नजर आ रहा है? तीनों की अगर समीक्षा की जाए, कौन मजबूत कौन कमजोर? छत्तीसगढ़ में भी आप हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उधर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और मध्य प्रदेश में चाहती है कांग्रेस किसी तरह सरकार में आ जाए। क्या कुछ आपको तीनों हिंदी बेल्ट? देखिए, आज पिछले 2 दिन से मैं छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ, और जो मैंने देखा, मैं जरा आंकड़ों की रोशनी में ये बात करना चाहूंगा। लेकिन जरा एक बार जो अमलेंदु जी कह रहे हैं, जो आपने भी सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी की पहली चुनावी रैली, और उस रास्ते से हम गुजरे कांकेर से, एक तो हमको जनता में वो उत्साह, नारेबाजी, बड़े बड़े झंडे बैनर नहीं दिखाई दिए, बसों में बैठाए हुए लोग लाए गए। दूसरे की प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में एक भी बात ऐसी नहीं है जो चर्चा में, जो चुनाव की बहस को बदल दे। ऐसा नहीं हुआ कि मोदी जी के भाषण को अभी 4-5 घंटे हो चुके हैं और उसके बाद कोई भूपेश बघेल का बयान आ जाए, कोई प्रतिक्रिया आए, विवश हो जाए कांग्रेस पार्टी उसको उस पर रिएक्ट करने को, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यानी जो नैरेटिव है उसको कोई दिशा मोदी के भाषण से नहीं मिली। एक तो ये बात है। मुझे लगता है अमलेंदु उपाध्याय जी सही कह रहे हैं कि कहीं कोई फीडबैक है उनके पास, और उसको वो उससे वो ओवरकम या उससे उबर नहीं पा रहे हैं उस फीडबैक से। अब वो फीडबैक क्यों है, मैं आंकड़ों की रोशनी बताता हूँ कि मुझे क्या दिखा। देखिए, 10% का फर्क है बीजेपी के वोट शेयर में और कांग्रेस के वोट शेयर में। पिछली बार का 2018 का 43% और 33%। अगर बीजेपी को सरकार बनानी है तो उसको 10% से ऊपर का एक स्विंग चाहिए। मुझे उस स्विंग नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे।
कोई एंटी इनकम्बेंसी सरकार के प्रति नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी अगर होगी तो स्थानीय नेताओं के प्रति होगी, विधायकों के प्रति होगी। उसमें कुछ आंकड़ों में फेरबदल हो सकता है, लेकिन मुझे सरकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दी। तो वो 10% का तो स्विंग का सवाल ही नहीं उठता। यानी ये बहुत सेफली मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार मुझे आती हुई नहीं दिख रही है। कांग्रेस की सीटें कम ज्यादा ऊपर नीचे कुछ हो सकती हैं, एक बात। दूसरी बात, जो एडवांटेज है भूपेश बघेल का, जो अभी बात हो रही थी ग्रामीण क्षेत्रों की, देखिए जो कांग्रेस को सीटें छत्तीसगढ़ में हैं उसमें 85% सीटें ग्रामीण अंचल से आती हैं। जीत का मार्जिन आपको बताता हूं, जीत के मार्जिन एवरेज कांग्रेस का 18,000 से ऊपर है, बीजेपी का 15,000 से ऊपर है। अब आप सोचिए कि इस मार्जिन को बीजेपी को कवर करने के लिए और अपने नेताओं को जिताने के लिए कितना बड़े स्विंग की जरूरत होगी। वो स्विंग, वैसा स्विंग मुझे मध्य प्रदेश में दिख रहा है। वो लहर या वो बातें वो छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये जो 85% रूरल सेक्टर में है और जो ग्रामीण मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे दिखाई दिया कर्ज माफी का, किसान बड़े खुश हैं। अभी धान की खरीदी चल रही है, उससे किसानों को राहत है। तो ग्रामीण मुद्दों पे, किसानों के मुद्दों पर जो है वो भूपेश बघेल की सरकार के साथ लोग हैं, रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से उनकी बढ़त कामयाब रहेगी। जो कुछ थोड़ा बहुत फर्क होना होगा वो शहरी क्षेत्रों से हो सकता है, हो जाए। दूसरी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ राजीव जी, राजस्थान और दिल्ली की बात भी करना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। राजस्थान में शिकारी जो है वो आज शिकार हो गया। शुरू में प्रोफेसर अखिल स्वामी ने ये बात की है कि बहुत बड़ा मुद्दा वहां पे ईडी अब बनेगा। बीजेपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के घर ईडी पहुंची चुनाव शुरू होते ही, और अब ईडी के लोग घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने का आरोप है। सोशल मीडिया पे नोटों की गड्डियां 15 लाख रुपए की घूम रही हैं, और ये जो है राजस्थान में एकदम चीजों को पलट देगा। और मुझे लगता है कि गहलोत सरकार को और कांग्रेस को बड़ा एडवांटेज इससे मिलने जा रहा है। दूसरी की दिल्ली में आज 2 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। महुआ मोइत्रा गई एथिक्स कमेटी में, और उस एथिक्स कमेटी में जो मैंने पढ़ा अभी तक यहाँ पे मीडिया में, बहुत अनएथिकल सवाल हुए। एथिक्स कमेटी अनएथिकल सवाल पूछ रही कि रात में आप फोन पे किससे बात करती है, एक महिला सांसद से ऐसे बात करी जाती है, वॉकआउट हुआ है। और दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व किया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर। यह फैसला देश की राजनीति की दिशा भी बदल सकता है अगर ये फैसला कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के ऊपर कोई प्रभाव डालता है तो। बिल्कुल। और तीसरी एक खबर और भी है कि आज ईडी की आप बात कर रहे थे, ईडी के सामने पेश होना था अरविंद केजरीवाल को और वो नहीं गए। तो ये भी है, अरविंद केजरीवाल भी आंख दिखा रहे हैं। ईडी का एक अधिकारी अगर रंगे हाथों पकड़ा जाता है पैसे लेते हुए, तो ये भी बहुत बड़ी खबर है। और उधर एथिक्स कमेटी के सामने महुआ मोइत्रा और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है उसकी चर्चा भी अभी कर ही रहे थे हम। और इन सब के बीच क्या चुनाव प्रभावित होता है, जरा आना चाहता हूं एक बार फिर से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, बहुत सारी खबरें हैं, इन खबरों को अगर देखें, बीच में रखें, तो क्या कुछ देख रहे हैं, किधर देख रहे हैं आप चुनाव को? देखिए, ये राजीव जी जो प्रश्न आपका है और जो पहले मैंने कहा, देखिए हम लोग मैनेजमेंट के जो अध्यापक होते हैं या छात्र होते हैं या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम लोग जो भी पूर्वानुमान लगाते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर्स के आधार पर लगाते हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स मतलब ये जो इंडिकेशंस हैं, जो कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। अब इशारा समझिए आप, छोटा सा इशारा है। कल हम लोग राजीव जी डिस्कस कर रहे थे कंगना रनौत को। आज कंगना रनौत ने एक और स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग तेजस नहीं देख रहे हैं वो देशद्रोही हैं। अब समझिए, देश में 0.005% लोगों ने तेजस देखी होगी। इसका मतलब जो कंगना रनौत पहले कह रही थी कि देश आजाद हुआ था 2014 के बाद,
अब वो 2014 बाद को देश को आजाद मानने वाले लोगों के भी 99% लोगों को वो देशद्रोही कह रही हैं। देखिए ये परिस्थिति है क्योंकि जब आपके विपक्षी खेमे के अंदर इतनी ज्यादा विभाजन हो जाए, तेजस जैसा नाम देखकर कोई भी भक्त श्रेणी का आदमी पिक्चर हॉल में लाइन लगा के खड़ा हो जाता, वो तेजस देखने के लिए लोग तैयार नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो विपक्षी खेमा है, और देखिए जो जोखिम की बात हो रही थी, देखिए प्रश्न जो है कांग्रेस और बीजेपी का राजीव जी नहीं है, प्रश्न अखिल स्वामी के गलत सिद्ध होने या सही सिद्ध होने का नहीं है। असली मुद्दा यह है कि मेरे देश की अस्मिता बचेगी या नहीं बचेगी, मेरे देश की जो पहचान विश्व के अंदर गांधी, महावीर, गुरु नानक के देश की है वो रहेगी या यह गोडसे का देश बन जाएगा। इसलिए मैं अपने देश के लोगों से, सारे देश की जनता से यह कहता हूं कि जो दो नैरेटिव इस समय देश के सामने हैं, एक तरफ प्रेम मोहब्बत की चीज है, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि हम धान की ज्यादा कीमत देंगे, 25 लाख का आपको बीमा देंगे, लोगों को हम सहायता देंगे जिससे जो गरीब लोग हैं और जो पूंजीपतियों जिनको देश को संपत्ति को सौंपा गया है उनसे लौट कर पैसा आपको देंगे। एक तो देश की जनता को यह करना है। आज राजीव जी पूरे दिन मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चुनावी बॉन्ड पे डिस्कशन हो रहा था, आर्गुमेंट हो रहा था, पूरा का पूरा आर्गुमेंट सुना है, और इतना वाहियात आर्गुमेंट सत्ता पक्ष की तरफ से हो रहा था। देश की जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि जो कंपनियां लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, अगर वो भी दान दे सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, तो इसका मतलब ये देखिए जो भी राजनीतिक जो भी कंपनी होती है मोटे तौर पर या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरी कंसर्न्स को आप छोड़ दीजिए, वहां पैसा किसका होता है? निवेशकों का, हम लोगों का पैसा होता है और बैंकों का पैसा होता है। अगर बिना लाभ कमाई हुई कंपनियां राजनीतिक दलों को पैसा देती हैं और वो अनुमन्य है और वो जनता को जानने का अधिकार नहीं है, इससे ज्यादा ओपेक सिस्टम क्या हो सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये पूरा का पूरा आर्गुमेंट है आज की तारीख में, ये देश की अस्मिता और उसका एग्जिस्टेंस का प्रश्न है। मेरे देश के अंदर गांधी जीतेंगे या गोडसे जीतेंगे इसलिए है, इसलिए मैं ये मानता हूं कि देश की जनता जागरूक है, देश की जनता गोडसे के रास्ते पे नहीं चलेगी, वरना ये देश तालिबान अफगानिस्तान नहीं बनाना चाहेगी। भारत महानतम देश है, विश्व का सबसे अच्छा देश है, ये रहेगा। इसलिए जनता के विवेक पे मुझे विश्वास है, इसलिए मैं कहता हूं पांचों चुनाव कांग्रेस अच्छी तरह से जीतेगी और 2024 में भी इंडिया अलायंस जीतेगी। 2023 में पांचों चुनाव और 2024 में इंडिया अलायंस ये चुनाव जीतेगी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। जरा इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं जो स्वामी जी कह रहे हैं उससे? जी, मेरे ख्याल में स्वामी जी ने बिल्कुल सही बात कही। 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो वो वैसे ही होंगे जैसा कि अभी मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम में मैच चल रहा है। श्रीलंका के 7 खिलाड़ी आउट हो गए 23 रन बनाकर और 12 ओवर में। ऐसा ही बीजेपी के साथ होगा, उसके खिलाड़ी आउट होते जाएंगे और जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी ऐसा ही होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में आप देखिए तो किस तरह राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में कहा था डरो मत, और कर्नाटक में डीके शिव कुमार के ऊपर इतने छापे हुए, ईडी के वो डरे नहीं, सीबीआई के वो डरे नहीं। लोग भूल गए थे ईडी वाले और सीबीआई वाले कि वो जिस व्यक्ति पर छापामारी कर रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, केम्पे गौड़ा जी का बेटा है जिनके नाम पर बेंगलुरु एयरपोर्ट है। राहुल गांधी जी ने कहा था डरो मत, अरविंद केजरीवाल नहीं डर रहे हैं, गए नहीं, समन आया नहीं गए कि नहीं आना, तुम्हें जो करना है कर लीजिए। महुआ मोइत्रा को संदेश मिला डरो मत। महुआ मोइत्रा पूरी बहादुरी से आरोपों का मुकाबला कर रही है। तो डरो मत का सिद्धांत ऐसा है जिसमें लोगों को लगा कि डरने की जरूरत नहीं है, गलत कर रही है सरकार, हम जवाब देंगे। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। और ये 5 राज्यों के नतीजे आ जाने दीजिए। ईडी वाले और सीबीआई वाले डरा करेंगे जो डराने का काम करते हैं, मुझे लगता है
5 राज्यों के नतीजे आने के बाद सरकार में उनके सीबीआई और ईडी के आला इनके जो गुरु हैं, खलीफा हैं, वो डरा करेंगे, उन्हें लगेगा कि पता नहीं क्या होने वाला है 24 में। तो ये बुनियाद है, पूरी बुनियाद हिल रही है बीजेपी की। और जिस तरह मोदी जी ने भाषण दिया आज, मुझे तो बहुत ही हास्यास्पद लगा। इस देश का प्रधानमंत्री इतनी झूठी बातें करता है, इतनी बेतुकी बातें जिनका कोई ओर छोर नहीं है, जो आरोप लगा रहे हैं और उनकी पार्टी के लोगों पर देखिए वो आरोप कितने सही बैठ रहे हैं। तो लगता है कि जब हार सामने खड़ी हो, प्रचंड हार सामने खड़ी है, विशाल हार खड़ी है सामने, तो हिम्मत नहीं है किसी की कुछ करने की कि क्या करेंगे। और ऐसे में सबसे मुश्किल होती है ऐसे नेताओं के लिए, वो जिन पर भरोसा करते हैं वो अपने सिंग दिखाने लगते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने अपने सिंग दिखाए तो आला कमान एकदम डर गया। अब आला कमान के नेता आकर डरा रहे हैं लोगों को कि आप बागी हो, बगावत कर रहे हैं, हम देख लेंगे, तो लोग उनसे भी नहीं डर रहे हैं। आज लोगों ने नाम वापसी नहीं की, बहुत से लोगों ने, तो डर की भी कोई स्थिति। और मुझे लगता है बीजेपी वाले अब डर रहे हैं। जो राहुल गांधी ने कहा था डरो मत, वो उन्होंने कांग्रेस वालों के लिए कहा था, लेकिन अब डर बीजेपी वाले रहे हैं। हो सकता है ये नारा भी मोदी जी चुरा ले राहुल गांधी से, डरो मत बीजेपी वालों, कोई आश्चर्य नहीं। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डरो मत का नारा जो है वो बुलंद कर रहे थे राहुल गांधी, लेकिन आने वाले समय में क्या मोदी जी को भी ये नारा जो है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने नेताओं के लिए कहना पड़ेगा। ये बड़ी बात आप यहाँ कह रहे हैं। और साथ साथ स्वामी जी तो ऑलरेडी 2023 के इन 5 राज्यों के चुनावों की भविष्यवाणी उन्होंने कर दी है और 2024 में भी कौन जीतेगा ये बता चुके हैं स्वामी जी। लेकिन इधर छत्तीसगढ़ में हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी भी हैं, जो छत्तीसगढ़ में तो परमानेंट हैं, और उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। हम तो 2-4 दिन के लिए आए हैं, फिर वापस दिल्ली लौट आएंगे। लेकिन दीपक जी, छत्तीसगढ़ की जो इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आना चाहता हूं क्योंकि अब धीरे धीरे चुनाव आगे बढ़ रहा है, मतदान की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ की कहानी दूसरे राज्यों में भी दोहराई जाएगी, ऐसा लग रहा है आपको? जो गलती मध्य प्रदेश में दोहराई, वो गलती उन्होंने आज छत्तीसगढ़ की धरती पर भी दोहरा दी। वो ये था कि अच्छे भले इस हार से वो छूट चुके थे वो, लेकिन उन्होंने, आपको याद है कि मध्य प्रदेश की जनता के नाम से उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और कहा कि वहां जो कुछ भी होगा वो मैं हूं, मेरा चेहरा देख के आप मुझे वोट कीजिए। अच्छा भला छत्तीसगढ़ भी उनके से छूट चुका था, तो उन्होंने आज अपनी एंट्री ले ली और सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली हैं। उन्होंने कह दिया कि ये वादे, आज फिर उन्होंने कहा कि ये गारंटी जो है वो मोदी की गारंटी है, आप जान लीजिए कि जो कुछ होगा वो मैं करने जा रहा हूं। एक तरह से उन्होंने यही संदेश दिया जो उन्होंने कभी उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में भी दिया था। उन्हें कोई जरूरत ही नहीं थी, कायदे से तो इतने दिनों तक वो नहीं आए थे, तो अब उन्हें स्थानीय नेताओं पे छोड़ देना चाहिए था। मतलब मैं एक रणनीतिक गलती उनके एज ए पॉलिटिशियंस के रूप में उन्होंने क्या गलती कर दी? उन्होंने गलती कर दी कि एक सीधा सीधा जो दिख रहा है, अब हम नहीं कह सकते कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हारने ही जा रही है, गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन उनका तो पीछा छूट चुका था इन दोनों राज्यों से, इन दोनों राज्यों में संभावित पराजय से। लेकिन उन्होंने प्रवेश करके ये सारी जिम्मेदारियां अपने सिर पर ले ली और जो स्थानीय नेता हैं वो बच गए, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि हमारी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। अब क्योंकि मोदी जी आ गए तो मान के चला जाएगा कि अब जो है भूपेश बघेल और का मुकाबला जो है वो सीधे सीधे मोदी जी से हो रहा है। आज तो छत्तीसगढ़ में जो कुछ उन्होंने बोला मोदी जी ने, उसके हिसाब से स्थानीय नेता यहाँ पर कुछ है ही नहीं, जो कुछ कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं। तो मोदी जी के, मुझे समझ नहीं आता कि मोदी जी इतने होशियार व्यक्ति, उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने सिर पर क्यों ले ली। सीधे जो पराजय दिख रही है वो पराजय का पीछा जिस तरीके से कर्नाटक में उन्होंने ऐन वक्त पर जेपी नड्डा साहब को लगा दिया था, तो आज किसी स्थानीय व्यक्ति को लगा देते कि भाई ये मेरा ये है चेहरा है, आप इसको वोट दीजिए। अब हार जीत जो होती वो बेचारे, चाहे हमारे अरुण साव हैं वहां पे या पुराने जो डॉक्टर रमन सिंह हैं, उनके मत्थे मढ़ी जाती। अब सीधे ये कहा जाएगा कि अब यहाँ पर जो पराजय होगी तो उसकी जिम्मेदारी भी जो है मोदी पर होगी। आपने पूछा कि क्या इसका असर बाकी राज्यों में होगा, इसका यही असर राज्यों में होगा। अब बाकी राज्य के जो स्थानीय नेता हैं वो पराजय का ठीकरा फोड़ने के लिए पहले से मोदी जी को तैयार करेंगे और वो भी चाहेंगे
कि इन राज्यों की जिम्मेदारी भी जो है वो मोदी जी ही उठा लें तो बेहतर है, क्योंकि जैसा कि स्वामी जी जो है वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट्स बता रही हैं, लोगों का ओपिनियन भी है कि इन पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। तो मोदी जी का जो है पराजय को अपने सिर पर लेने की तैयारी और उन्होंने दिखाई और अपने हाथ में ले ली, तो इसका संदेश भी बाकी जगह जा सकता है। राजीव जी। जी सिंह साहब, क्या आपको भी लगता है कि एक संदेश जो मोदी जी जीत के लिए देना चाहते हैं, मतलब कि अपने कार्यकर्ताओं में, वोटर्स में एक संदेश ये देना चाहते हैं कि ये सारे चुनाव, पांचों राज्यों के चुनाव बीजेपी जो है वो उनके नाम पर यानी मोदी जी के नाम पर तो लड़ रही है और इसीलिए वोट मोदी के नाम पर आप लोग बीजेपी को दीजिए, कमल को जिताइए, लेकिन यहां पर अगर हार नसीब होती है तो क्या सारा ठीकरा मोदी जी के सिर पर फोड़ा जाएगा या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सिर पे? सिंह साहब की जरा इसी सवाल के साथ अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी। जी देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री संदेश देना चाहते थे, या अब पता नहीं देना चाहते भी थे कि नहीं देना चाहते थे, अब यही सवाल है कि प्रधानमंत्री का जिस तरीके से भाषण हुआ है उसमें कहीं ये लगता ही नहीं कि प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी की जीत का संदेश देना भी चाहते थे। तो उन्होंने जो आज बातें की हैं उससे तो साफ ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो है साफ साफ संदेश यही देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई जीत वित नहीं रही है और उसका उन्होंने कोई संदेश नहीं भी दिया है। और एक तरीके से उन्होंने बचाव भी किया है, मतलब कि अब नड्डा जी के पोस्टर फटेंगे कि प्रधानमंत्री के फटेंगे 3 दिसंबर को, ये तो उस वक्त बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसका पोस्टर फाड़ते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपना पोस्टर तो नीचे किया है राजीव जी, भले ही उन्होंने अपने नाम पे वोट मांगे हो या कमल के नाम पे वोट मांगे हो, जिसके भी नाम पे वोट मांगे हो, लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपना पोस्टर जो है वो नीचे जो है वो किया है कि मतलब पोस्टर जब फाड़े जाए 3 दिसंबर को तो प्रधानमंत्री के पोस्टर ना फटे, और उसके लिए फिर नड्डा जी को आगे किया जा रहा है। मुझको ऐसा लगता है कि जो सारी सूचनाएं प्रधानमंत्री के पास होंगी, चूंकि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, तमाम एजेंसीज उनके पास हैं, तो आरएसएस का खुद का संगठन है, बताया जाता है बहुत तगड़ा संगठन है आरएसएस का, और वो बहुत अच्छी बातें जो बता के लेके आता है, जमीनी हालात बिल्कुल बताता है। तो अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के पास सूचनाएं निश्चित तौर पर आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इन चुनावों में खराब है। तो मुझे लगता है कि जो पहले चरण का चुनाव है राजीव जी, उसी से ही प्रधानमंत्री ने संदेश देने की कोशिश कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी के पिटारा जो खाली है। तो ऐसा मुझे लग रहा हो सकता है, औरों को भी लग रहा हो, और प्रधानमंत्री शायद यही कहना चाहते हो कि उनका पिटारा खाली है। लेकिन चूंकि चुनाव का मैदान है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा राजनीतिक दल है और कहा जाता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, भले ही वो मिस कॉल से वहां बने हो सबका सदस्य जो है, लेकिन कहा तो जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो वो चुनाव मैदान से एकदम से भागेंगे तो नहीं, लेकिन वो जो मैदान से भागेंगे लेकिन मैदान में टिका कितना रहेंगे ये देखने वाली चीज। तो प्रधानमंत्री ने ये संदेश दे दिया है कि प्रधानमंत्री की पार्टी जो है वो इस चुनाव में टिकी हुई नहीं है, केवल चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार आना चाहता हूं फिर से विजय शंकर सिंह साहब आपके पास। आवाज आपकी पहले नहीं आ रही थी, अगर आवाज आ रही हो तो प्लीज अपनी बात रखिए। और ये समझना चाह रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी जिम्मेदारी लेंगे अगर चुनाव हारते हैं? तो जीतेंगे तो बिल्कुल वाहवाही होती है, आप और हम सब देख चुके हैं कि कैसे भाजपा का मुख्यालय जो दिल्ली में है वहां फूलों की बारिश होती है मोदी जी के ऊपर। लेकिन अगर हार गए तो फिर क्या ये ठीकरा नहीं फूटेगा उनके सिर पे? ये ठीकरा निश्चित रूप से उन्हीं के ऊपर फूटेगा और फूटना भी चाहिए। ये अलग बात है कि भाजपा के ही बहुत से लोग इस बात को की जिम्मेदारी किसी और को दें बजाय उनके ऊपर देने के। 2-3 चीजें और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। जैसे कि ईडी वाली बात चली है, ईडी का एक अधिकारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है और ये सारी राज्य सरकारों को अख्तियार है, उनके पास अपनी विजिलेंस टीम है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, तरह तरह के नाम से उन सबको उतनी ही शक्तियां प्राप्त हैं जितनी शक्तियां ईडी या सीबीआई को भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई करने के लिए प्राप्त है। ईडी को थोड़ी पीएमएलए के अंतर्गत प्राप्त है, वो प्राप्त नहीं है। अगर करप्शन केस है, कोई इंफॉर्मेशन है तो वो तलाशी ले सकते, जेल भेज सकते, सारी करते हैं। सिर्फ चार्जशीट नहीं लगा सकते, कहीं सरकारी अनुमति तो वो इस बात की आती है, लगाते हैं नहीं लगाते बात है। मेरा कहना है कि अभी प्रशांत जी ने कहा
कि ईडी का इतना दुरुपयोग हुआ है, ईडी एक मजाक के रूप में बन गई। आपको जगह छापा दिख जाए सारे विपक्षी नेताओं के यहाँ, और इन विपक्षी नेताओं में तेलंगाना की के कवि भी हैं जो कि वहां के सीएम साहब की बेटी हैं, लेकिन उनके यहाँ अब ईडी नहीं जाती क्योंकि जब उसके अंदर सरेंडर कर गए तो शांत हो गए। ईडी का पर्पज ये है कि आपको डराना, और आप डरा भाजपा के खिलाफ देना। लोगों ने डरना छोड़ दिया, रूप से उनके लिए भारी संकट की स्थिति है। आप कहिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज अगर फंड की बात की जाए तो फंड के दृष्टिकोण से भी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। कैडर इनका बहुत सही है, अमरिंदर जी ने बहुत सही बताया, सबसे मजबूत कैडर इनका है। जो रोज सुबह चुनाव हो न हो, लेकिन रोज सुबह इकट्ठे होते हैं, तो इकट्ठे होकर क्या बात करते हैं? यही बात करते हैं जो हम आप व्हाट्सएप पर पढ़ते हैं। निश्चित रूप से कैडर मजबूत है, लेकिन इस तमाम कैडर के बावजूद भी 10 साल के बाद भी आप 10 साल में आज आपको ये बताने की हैसियत नहीं है कि आपने इन 10 क्या काम किया है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी का अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी भाषा देखें, उनका भाषण देखें, तो सब कुछ पर हम ओबीसी की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही, उन्होंने क्यों नहीं कह दिया कि छत्तीसगढ़ में अगला सीएम ओबीसी होगा? वो ये तो कह रहे हैं कि मुझको गाली ओबीसी की वजह से दी गई। सीधी सी बात है कि अगर आप जाति उत्थान की बात कर रहे हैं, किसी जाति या किसी वर्ग विशेष नदियों से वंचित रही है, उसके उत्थान की बात कर रहे हैं तो खुल के करिए। तो मेरा बिल्कुल कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव हारती है, और अगर मैं थोड़ा कमजोरी से कहूंगा कि ये हारेगी ही, जहां तक मुझे लगता है, ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी साफ तौर पर तो नहीं लेंगे, लेकिन ये बात अलग है कि उनके पार्टी के अंदर कैडर भी ये बात उठेगी कि अब ये 2024 को चुनाव के लिए चुनावी चेहरा नहीं हो सकते हैं। हालांकि कैडर के शीर्ष पर बैठे हुए आरएसएस ने साफ साफ ये बात पहले ही कह दी है, इस चीज की और पुष्टि हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा प्रशांत टंडन जी, अब जैसे हमारे तमाम साथी कह भी रहे हैं कि चुनाव जो है वो सिमटता हुआ बीजेपी के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा एक अलग अंदाज में दिखाई दे रहा है, यानी कि बीजेपी यहाँ सिमटती हुई दिख रही है, चुनाव में कुल्लूज करती हुई दिख रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पे, और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा 2024 की तरफ कैसे बढ़ेगा? जी, जैसे आप अगर इम्तिहान के हॉल में बैठ जाएं तो जो लोग पर्चा लिख रहे होते हैं उनकी शक्ल बता देती है कि नंबर कितने आएंगे। तो आज जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो ऐसा ही कुछ इशारा कर रही थी, और कि पर्चा बहुत कठिन है और तैयारी कम है। और तैयारी कम के कुछ बातें मैंने कर दी कि स्टेट लीडरशिप को ग्रुप नहीं किया गया, आंकड़ों की संख्या उनके विरुद्ध है। अभी मैं जीत हार के फासले की बात कर रहा था। ग्रामीण अंचल में, यानी जो देहाती सीट्स हैं, उन ग्रामीण सीटों में कांग्रेस का विक्ट्री मार्जिन ज्यादा है, जीत की बढ़त 18,000 से भी ज्यादा है। उसको कवर करना बीजेपी के पक्ष में नहीं है। अब इसका असर राष्ट्रीय राजनीति में क्या पड़ेगा? बहुत बड़ा पड़ेगा। जैसी बार बार आप चर्चा करते हैं, अगर ये 5-0 हो गया तो नई तरीके की राजनीति, और मैं कहूंगा कि नई तरीके की राजनीति नहीं, उल्टी गिनती, यानी जो टिक टिक है वो चालू हो जाएगी। और उसमें ऐसे वक्त में, क्योंकि देखिए जब उनको उद्योगपतियों का साथ मिलता है, उनको मीडिया का साथ मिलता है, एजेंसीज का साथ मिलता है, ये मोदी साहब का नॉर्मन तेल है जिसके सहारे उनका जो है वो परफॉर्मेंस होती है। अब अगर वो कम होगा, मुझे लगता है कि बिल्कुल तरीके से कम होगा, क्योंकि उसके बहुत सारे इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो अगर ये 5-0 होता है तो देश में आप समझ लीजिएगा कि इंडिया गठबंधन जो है उसको बहुत नई ताकत मिलेगी। और छत्तीसगढ़ के बारे में एक बात साफ साफ कह दूं कि 3 दिसंबर को जब नतीजे देखेंगे हम, तो हम लोग ये बात नहीं करेंगे कि अरे ये क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, थोड़ा बहुत क्लिनिकल फर्क होगा जो होगा।
जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मतलब ये गारंटी कहीं ना कहीं आप दे रहे हैं। प्रशांत टंडन जी, 2 दिनों से आप छत्तीसगढ़ में हैं और 2 दिनों में जो भी आपने देखा सुना जाना उस हिसाब से कि छत्तीसगढ़ में 3 तारीख को अगर मगर अरे ये क्या हो गया, ये नहीं होने जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि प्रशांत जी कहना क्या चाहते हैं। अब उसमें किसको कितनी सीटें आती हैं उस पर ही चर्चा हम शायद छत्तीसगढ़ की जब करेंगे तो करेंगे, लेकिन सबसे मजेदार जो होगा वो मध्य प्रदेश का होगा रिजल्ट, क्योंकि वहां अब की बार 150 के पार, अब की बार 160 के पार के नारे दोनों तरफ से लग रहे हैं, एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से, और उस नारे पर कौन कब्जा जमाएगा ये देखना होगा। और साथ साथ तेलंगाना सबसे ज्यादा, तेलंगाना हम जाना भी चाहते हैं कि तेलंगाना में क्या कुछ हो रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। देखेंगे, अभी है तेलंगाना में 30 तारीख को तेलंगाना में चुनाव है इसी महीने के आखिर में, और उस बीच हो सकता है कि हम वहां से भी आपके बीच लाइव पहुंचाएं। लेकिन इस बीच अभी जो हम लाइव कर रहे हैं, ये जो प्रोग्राम पहुंचा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी से 300 किलोमीटर दूर बस्तर है, और उसी बस्तर से यानी जगदलपुर से आपके बीच हम न्यूज पॉइंट लेकर आ रहे हैं। यहाँ तमाम लोगों से, वरिष्ठ जनों से आज दिन में बात भी हुई, उन लोगों के मिजाज को भी परखा जांचा, उनके बीच भी कुछ बातचीत हुई है जिसकी रिकॉर्डिंग है वो भी कल तक हम आप तक पहुंचा देंगे, उसको भी देखिएगा। और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हो रहा है इस पर तो हम चर्चा लगातार करेंगे ही, लेकिन आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।